Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your economic teacher. As you know, we have done our first chapter, which is circular flow of income, which is a part of national income. As I told you, unit 1, which is national income. So this unit include four things. So this is our unit 1, which is national income and related aggregates. So it includes 4 chapters: chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ये हो सकता है अपनी आपके बुक में सीक्वेंस ऑर्डर अलग अलग हो, जो भी बुक आप प्रीफर कर रहे हैं हो सकता है उसमें चैप्टर 1 पहले चैप्टर 2 दे रखा हो फिर चैप्टर 1। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि उसमें कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये हम कर चुके हैं, ओके। एंड लास्ट चैप्टर जो कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है, ये भी हम कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं पता है ना सभी को? यस। तो अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें, आपको तीनों मेथड आने ज़रूरी हैं। तीनों मेथड से ही आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पे अदर 2 चैप्टर रह गए, जिसमें सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अपने बुक में देख लेना कौन सा चैप्टर है ये। फर्स्ट भी हो सकता है, किसी के में सेकंड भी हो सकता है, ओके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें हम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। तो वो थर्ड चैप्टर है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिखा है कि जो आपको लर्न करना है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर इस चैप्टर को सीखना है तो आपको एटलीस्ट ये टर्म्स लॉजी जो यहाँ पे दे रखी है ये तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड लिखा है नॉर्मल रेजिडेंस किसको बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नेशनल इनकम जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हम ट्रांसफ़र इनकम का यूज नहीं करते हैं। तो आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि विच इनकम इज़ ट्रांसफ़र इनकम एंड विच आर फैक्टर इनकम। तो जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी आप उसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ हम किसको इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स को। हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट जब पता होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड है या कौन सा गुड फाइनल गुड है। एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि गुड्स कंजम्पशन करने के लिए यानी कंज्यूमर के लिए गुड्स भी होते हैं, और कुछ गुड्स जो होते हैं हमारी इकोनॉमी में जो बनते हैं वो प्रोड्यूसर्स के लिए बनते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। इसी तरह से आपको एक और टॉपिक जब कंजम्पशन की बात आ जाएगी या कैपिटल गुड्स बनाने वाली बात आ जाएगी तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आपको समझा रखा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, एंड नेट इन्वेस्टमेंट, नेट आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो, एंड डेप्रिसिएशन भी इसी का पार्ट है। तो वो आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से
ग्रॉस से हम नेट पे ट्रांसफ़र होते हैं या नेट से हम ग्रॉस पे जाते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इवन डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन जो कि आपको अकाउंट में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? आज अब ये टैक्स हमारे बदल गए हैं, अभी इनको जीएसटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जीएसटी हमारे जो टैक्स हैं ओवरऑल सारे टैक्सों का मिक्सचर बना दिया जीएसटी, तो उन्हीं को यहाँ पे अभी इनडायरेक्ट टैक्स, अभी तो हम इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि जब जैसे चेंजेस आएगा वो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एंड फाइनली पॉइंट लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। टू एब्रॉड नहीं लिखा, मैंने लिखा है फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड से आने वाली इनकम क्या है, वो भी नेट है और फैक्टर भी है। ये नहीं है ट्रांसफ़र पेमेंट आ रही है, ट्रांसफर इनकम आ रही है, फैक्टर इनकम आ रही है, क्योंकि वहाँ पे आपने कुछ काम किया और वहाँ से इनकम आ रही है, तो उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। चलो एक एक करके इन सभी का मीनिंग समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग जितने ही पॉइंट कर पाते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में उसके अगले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो में आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, 2 टाइप के होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। और इसी तरह से फेसेस के बारे में पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो में कितने फेसेस होते हैं, 3 फेस होते हैं, जनरेशन फेस, सेकंड फेस होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस, थर्ड फेस होता है हमारा डिस्पोजिशन फेस। तीनों फेस करने के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था स्टॉक एंड फ्लो। यस, स्टॉक का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विच वी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहलाता है स्टॉक। एंड फ्लो आर दोज वेरिएबल विच वी मेजर्ड एट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम नापते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं हमारे फ्लो। तो वो तो हम कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने करने के लिए दी थी, बच्चे करते नहीं हैं, होमवर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। होमवर्क नहीं करोगे, मैं आपसे सख्ताई से पेश आऊँगा। सख्ताई से पेश आने का मतलब तरीका है, मेरे पास भी है। अगर आप अभी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे आपको इम्प्रूव कर सकता हूं। अगर आपको मैं पढ़ने की लगन है तो चीज़ों को सीखो, क्योंकि बेसिकली आपको सीखना है। नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं। अपने पेरेंट्स को बोल दो, मैं अपने पेरेंट्स से मुझे बात करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होमवर्क करें या ना करें, आप वीडियो को देखें, वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आप लगातार देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब हम इसको आगे एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मीनिंग आपको समझना है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर एक आप आम आदमी से पूछते हो कि आम आदमी की लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, तो इन ए लेमैन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर समझते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री। इंडिया की सपोज करो ये पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, इस तरह से, तो ये आपका क्या है, ये क्या हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर। बट ये पॉलिटिकल फ्रंटियर ही काफ़ी नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब और भी कुछ है। क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसका वाइडर सेंस में यूज होता है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी को हम वाइडर सेंस में यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी में और भी क्या क्या शामिल होता है, तो वो हम समझेंगे। पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी कि देश के अंदर तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, बट उसके बाहर भी अगर कुछ होता है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। ओके, सो हियर आई विल राइट 3 पॉइंट्स विच इंक्लूड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक फ्रंटियर तो हमने पढ़ा था बेसिक पॉइंट में, पर डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे वो भी शामिल होते हैं जो ये भी इंक्लूड होते हैं जो कि हमारी आउटसाइड कंट्री हो रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इसका मतलब हो रहा है कि प्लेन ऑपरेटेड कर रही है कौन, इंडिया कर रही है, बिटवीन सपोज करो कोई भी 2 कंट्री लेते हैं, रशिया एंड जापान, तो ये क्या होगा, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। एग्जांपल दिया मैंने कि इंडिया की कौन सी एयरलाइंस,
एयर इंडिया, एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया कंपनी है, ये प्लेन ऑपरेट करती है, प्लेन चलाती है। तो ये प्लेन कहाँ चला रही है? ये बिटवीन रसिया एंड चाइना, या और भी कोई कंट्री ले सकते हो, चाइना नहीं अच्छा है, जापान ले लेते हैं हम। तो कहाँ पे चल रहा है ये प्लेन हमारा? हमारा एयर इंडिया का जो प्लेन है वो रसिया एंड जापान के बीच में चल रहा है। तो ये किसका पार्ट होगा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। हालांकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, डोमेस्टिक बाउंड्री में तो नहीं है ना रसिया है ना जापान है, बट यहाँ पे इंडिया का प्लेन चल रहा है, तो इसलिए इसको हम किस में? डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। इसके सिमिलरली ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सिंगापुर की एयरवेज है वो इंडिया और जापान के बीच में चल रही है। सिंगापुर की कौन सी एयरवेज है? सिंगापुर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सिंगापुर की एयरवेज है, सिंगापुर की भी अपनी होगी, इंडिया की है, जैसे ऐसे सिंगापुर की भी है। और ये कहाँ पे चल रही है? इंडिया एंड जापान के बीच में चल रही है। ठीक है, अब आप ये कहोगे भैया आगे इंडिया वाले क्यों नहीं उड़ा रहे इंडिया से जापान? हमने इनको दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है कि सिंगापुर वाले कंपनी यहाँ पे आके अपना एयरपोर्ट बना के अपनी एयरलाइन चला सकती है। तो वो अपनी एयरलाइन चला रही है किसमें? किसके बीच में? इंडिया एंड जापान के बीच में। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का होगा? ये सिंगापुर की डोमेस्टिक का पार्ट होगा। और ये किसका होगा? इंडिया का। क्लियर होगी इतनी बात? ऑल राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट कि किसको डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करते हैं, किसको नहीं करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हो क्या लिखा है मैंने लिखा फिशिंग वेसल्स या पानी के जहाज, जो मछलियाँ पकड़ने वाले जहाज होते हैं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो हैं, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये सभी ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। कौन ऑपरेट कर रहा है? रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत का निवासी कर रहा है, ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर बॉडीज। इंटरनेशनल एक बाउंड्री होती है देश की, उस देश की बाउंड्री से बाहर जैसे जाएंगे तो वो इंटरनेशनल में आ जाएगा, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में आ जाएगा। एक इंडियन ओशन तो इंडिया का पार्ट है, पर इंडियन ओशन को जैसे क्रॉस करोगे आप दूसरे ओशंस में आ जाओगे जो कि इंटरनेशनल ओशन कहलाएगा। तो अगर उसके तुम्हारे पास राइट है, उसमें काम करने के तुम्हारे पास राइट हैं, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स and floating platform operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive right of operation। उनके पास पूरा अधिकार है, वो राइट है, इसलिए इसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। क्लियर हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट पार्ट और बताता हूँ मैं। एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड एब्रॉड। हमारे देश की एम्बेसी कहीं दूसरे देश में होगी, अमेरिका में होगी। ऐसे हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी कहीं और हो सकते हैं, वो कहीं जाते हैं, मीटिंग करते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या कोई मिलिट्री हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है, तो ये लोकेटेड एब्रॉड अगर बाहर होते हैं, सपोज करो इंडियन एम्बेसी रसिया में है, तो ये किसका पार्ट होगा? ये इंडिया का पार्ट होगा। इज ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। बेशक वो रसिया में है, रसिया से में उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स आप बता सकते हो कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। सॉरी, डोमेस्टिक इनकम कह रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या शामिल होता है, तो समझ में आ गया होंगे तीनों पॉइंट आपको। एयरलाइंस वाला पॉइंट बताया मैंने, फिशिंग वाला बताया, या ऑयल या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया। अगर वो हमारे देश के निवासी ऑपरेट करें, बेशक वो इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं, तो इससे मैटर नहीं करता, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। इसी तरह से हमारी एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब बात करता हूँ इसके सेकेंड पार्ट की, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या शामिल नहीं होता है। तो क्या शामिल नहीं होता है? बिल्कुल वही एक पॉइंट बिल्कुल वही अपोजिट हो जाएगा।
नंबर 1 पहला पॉइंट हो जाएगा कि एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ की? ये तो अभी इंडिया की नहीं है, ऑफ ए फॉरेन कंट्री। किसकी? ऑफ ए फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की एम्बेसी या कंसुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंडिया में है, तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, वो इंडिया की टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जापानीज़ एम्बेसी इंडिया में है, तो वो किस में काउंट होगी? वो डोमेस्टिक टेरिटरी, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। एग्जांपल समझ में आया? मैंने लिखा क्या एग्जांपल? मैंने लिखा जापानीज एम्बेसीज हैं, एम्बेसी एक ही होगा, एम्बेसी इन इंडिया। भारत में किसकी एम्बेसी है? जापान की है, तो ये किसका पार्ट होगा? इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये जापान का। बेशक वो कहाँ पे है? इंडिया में है, इंडिया में, पर कहाँ की एम्बेसी है? वो जापानीज है, तो इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि हम अपनी वाली शामिल करते हैं तो दूसरों की शामिल नहीं करेंगे। एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लास्ट सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो कि इनको शामिल नहीं किया जाता। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती हैं उनको शामिल नहीं करते हैं, जैसे यूएनओ है, WHO है, ये लोकेटेड हैं कहाँ पे? इंडिया की बाउंड्री में, इंडिया में लोकेटेड है, बट इसको हम इंडियन टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। तो आपको आज पता लग गया डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन काउंट होता है, कौन काउंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। ये इकोनॉमिकल फ्रंटियर की बात नहीं हो रही है, हम इकोनॉमिक फ्रंटियर से भी ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको एयरलाइंस का एग्जांपल, कि सिंगापुर की एयरलाइंस इंडिया और जापान के बीच में ट्रांजैक्शन कर रही है, तो वो सिंगापुर की टेरिटरी में काउंट होगी। इसी तरह से इंडिया की अगर कोई एयरलाइंस जापान और रसिया के बीच में ट्रांसपोर्टिंग कर रही है, तो वो इंडिया की टेरिटरी में शामिल होगी। तो समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट को हम इंडियन टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में लेते हैं और कौन से पार्ट को नहीं लेते हैं। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, और 3 पॉइंट ऐसे बताए थे मैंने जो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंस, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आपको इतना करना है, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।